हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रश्न। जिस तरीके से पीटी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल धीरे धीरे जो बढ़ता जा रहा है उसको कैसे डिकोड किया जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पर्यावरण पारिस्थितिकी अभी शुरू किया होगा या अभी शुरू भी नहीं किया हो। तो आज की क्लास में मैं उसी तरीके से इस चीज़ को डिकोड करूंगा कि आप अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए क्या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो, किस तरीके से जो डायनामिक्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस के लेवल चेंज हुए हैं। इस बार यूपीएससी 2024 में जो 16 जून को पेपर हुआ, लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आए और उसमें उनका लेवल काफ़ी अच्छा था। तो सिलेबस में हमें क्या दिया है, पाठ्यक्रम में क्या दिया है, किस तरीके से हम अप्रोच करें, और सिलेबस में जो नहीं दिया है उन सारे टॉपिक्स को भी हम ज़रूर पढ़कर जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिकोड अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो आज मैं उसी विषय पर बात करूंगा। तो वैसे ये जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली, ये दोनों ही एग्जाम में आपके लिए ज़रूरी है, यानी पीटी का एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम में भी ज़रूरी है और मेन्स एग्जाम में भी ज़रूरी है। मुख्य परीक्षा का भी ये भाग है और प्रारंभिक परीक्षा का भी ये हिस्सा है। प्रारंभिक परीक्षा में इस वर्ष 13 प्रश्न और एक प्रश्न और हम जोड़ सकते हैं जो करंट अफेयर्स से भी था, पर्यावरण पारिस्थितिकी से। तो ऐसे 14 प्रश्न थे, यानी 28 मार्क्स का 200 नंबर में से यहाँ आया हुआ था, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो सिलेबस में क्या दिया है, पीटी के सिलेबस में क्या दिया है, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में क्या दिया है। तो मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे कि भाई कैसे इन सवालों को डील किया जाए। तो डील करने के लिए पहले आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर वो है तो फिर आप पर्यावरण पारिस्थितिकी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इस सब्जेक्ट पर कमांड कर सकते हैं। तो चलिए इसकी बात करेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स को हमारी टीम जो है वो पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैसे मैं ही कवर करता हूँ पेड बैचेस में। इसके अलावा और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जीएस पेपर 3 के, जीएस पेपर 2 के, जीएस पेपर 1 के। हमारी सारी टीम इस फाउंडेशन बैच में इसको कवर करती है। तो जो स्टूडेंट्स अभी शुरुआती दौर पर हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो जीएस फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आज लास्ट डेट है इसमें एडमिशन लेने की। इसमें हिंदी बैच ये जो है पॉलिटी से शुरू होगा, इसकी फीस 27,999 है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। इवन इसके साथ साथ आपको इसमें 18 बुक्स का सेट, नोट्स, क्रक्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। दिल्ली आकर तैयारी करने का मौका भी ये बैच पर्टिकुलरली आपको देता है। कहीं कोई इश्यूज़ आते हैं, ये मेरी मेल आईडी है, इंस्टा आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए। कहीं कोई इशू आए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम डिकोड कर रहे थे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में हमारे पास यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 2023 के कुछ आंकड़े हैं, 2024 के आंकड़े हैं, 2025 में आप सारे लोगों को देना है। तो बेसिकली अगर हम थोड़े से आंकड़ों की बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 2023 के हमारे पास आंकड़े हैं। 2024 के अभी फ्रेश आंकड़े आए हैं 16 जून को, और हमारे पास नोटिफिकेशन भी है। इस नोटिफिकेशन से क्या पता चलता है हमको, तो नोटिफिकेशन से हमें पाठ्यक्रम के बारे में पता चल जाता है। इसके अलावा मैं आपको पूरे के पूरे एक पूरी लिस्ट बताऊंगा जिसमें किस वर्ष प्रीलिम्स में कितने प्रश्न पूछे गए, उनकी भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। तो यूपीएससी को थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में क्या पूछता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम का ये सिलेबस दिया हुआ है जिसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें हम जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं जो सुबह के समय होता है। इसमें पहला सब्जेक्ट दिया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामसायिक घटना, यानी करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा सब्जेक्ट है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल। चौथा है भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज। पांचवा दिया है आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमिक्स का है। और जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसमें दिया हुआ है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। लेकिन जिस तरह के प्रश्न अभी यूपीएससी पूछ रहा है हमें इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा।
तो इसको डिटेल में क्या पढ़ें, तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा अभी क्लास के बाद, मतलब अंत में जब सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा सिलेबस को डिकोड कर लेंगे, प्रश्नों के स्तर को देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इन टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़कर जाएं। और क्या एक्स्ट्रा चीज़ इसके लिए रखें, तो इसमें पहला वाला भी रेफर करिए, जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, इसको बहुत पैनी नज़र रखिए, तब जाकर आप इसमें बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा आंकड़ा देखें तो आप देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 2021 में 11 प्रश्न आए थे। 2022 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको 15 प्रश्न 16 प्रश्न थे। 2023 के पेपर में 15 प्रश्न थे। अभी 2024 का पेपर हुआ है, इसमें 13 से 14 प्रश्न हैं। 2020 में 10 प्रश्न आए थे, 2019 में इसमें 11 प्रश्न थे। इसके अलावा 13 प्रश्न आप देखेंगे तो 2018 में है, 17 में 15 प्रश्न है, फिर 16 में 18 प्रश्न आ गए हैं। तो 2016 में 18 तक क्वेश्चन पूछे, यानी 18 से लेकर 10 के बीच में ये कहानी घूमती रहती है। ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन आप इस सब्जेक्ट से मानकर चलिए, जैसे इस बार 13 से 14 प्रश्न आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी से आए थे। और भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इनसे भी आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग वर्ष कभी आंकड़ा बढ़ जाता है किसी सब्जेक्ट का, कभी आंकड़ा अलग अलग रहता है। तो यूपीएससी हर वर्ष अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछता है, लेकिन हम जिन सब्जेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं उनसे ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, और पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी पूछे जा रहे हैं। अगर 2011 में एक प्रश्न देखिए तो यहाँ ये जैव विविधता से प्रश्न आया हुआ है। ऐसी पर्यावरण में जारी होने वाले माइक्रोबीट्स को लेकर बड़ी चिंता है, यूपीएससी 2018 में पूछा गया। तो यहाँ पर एक जो ट्रेंड देखने मिलता है कि जैव विविधता से जुड़ा हुआ प्रश्न और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए प्रश्न, ये सबसे फेवरेट प्रश्न है यूपीएससी के। इनको आप जरूर पढ़कर जाएं, और इसमें आप पारंपरिक चीजों को तो पढ़े, लेकिन करंट में पूरे विश्व भर में अगर कोई जीव कहीं पर भी चर्चा में है, कोई टॉपिक कहीं से भी चर्चा में आ रहा है, इसके लिए एक पर्टिकुलरली मैगजीन आती है जिसका नाम है डाउन टू अर्थ। इसको ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि अगर ये फॉलो करेंगे आप तो ये आपके करंट एस्पेक्ट्स को कवर कर देगी, और करंट एस्पेक्ट से इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से डिकोड कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न आया है जैव विविधता, तो आपको यहाँ डिकोड में जो शब्द मिलेंगे बायोडाइवर्सिटी और जलवायु परिवर्तन, ये सबसे फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं। ऐसे ही अगर आप और भी प्रश्न देखिए, जैसे बायोमास गैसीकरण को भारत में बिजली संकट से स्थायी समाधानों में माना जाता है, संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो ये बायोमास जो गैसीकरण है मतलब ईंधन से भी जुड़ा हुआ है। तो तीसरी चीज़ यहाँ पे डिकोड ये है कि जैव विविधता में जो पादप प्रजाति है, इस पादप प्रजाति से हमें ईंधन मिल रहा है, और ईंधन में भी एक विषय अभी चल रहा है जिसको जैव ईंधन कहा जा रहा है। अब ये जैव ईंधन को आप डिकोड करेंगे ना, बायोफ्यूल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने इस पृथ्वी पर ईंधनों को जला जलाकर हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ा दिया है। तो हम विकल्प के तौर पर ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर जा रहे हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर प्रश्न आया हुआ था, इस बार हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत जैव ईंधनों की बात है, ये अलग अलग वर्ष में आ रहा है। तो ये आपको सिर्फ जलवायु परिवर्तन सीधे नहीं पढ़ना होगा, इसके असर, इसके प्रयोग, इसके लिए क्या विकल्प लाए जा रहे हैं, उनको भी देखना होगा। तो ये मैं जो प्रश्न आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ, इसका मीनिंग यही है कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी से और जलवायु परिवर्तन के अंदर से डेप्थ में से पूछे जा रहे हैं। तो इनको आपको थोड़ा सा देखना होगा। मेंस के सिलेबस को अगर देखें तो मेंस में जीएस पेपर 3 में दिया हुआ है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास। वैसे इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, जीएस पेपर 3 सबसे बड़ा है, होता ये 250 नंबर का ही है, लेकिन इसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इसमें आपका डिसास्टर मैनेजमेंट भी है, इसमें सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी वाला मामला भी आ जाता है, और फिर आपको दिया है जैव विविधता और पर्यावरण, तो यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और आपका साइंस टेक भी है। तो इससे भी आपको पढ़ना है। हालांकि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होने से हमारे पास ये लिबर्टी है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। जब तक हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो इसमें क्या दिया है, मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न सामान्य अध्ययन तृतीय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। और अगर पिछले वर्षों के प्रथम और तृतीय प्रश्नों का अवलोकन करेंगे तो एक बात साफ तौर पर देखी जा सकती है कि भूगोल, पर्यावरणीय मुद्दे व आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों की प्रकृति विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल प्रकार की रही है, और जहां संबंधित अवधारणाओं की गहन जानकारी आवश्यक है। यानी आप जब पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण के साथ साथ आपके 2 टॉपिक्स से जुड़ी हुई खबरें आएंगी, मुद्दे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको भूगोल भी अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए और आपका आपदा प्रबंधन भी होना चाहिए। तब जाकर आप इन प्रश्नों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर पाएंगे।
और ये अगर आप अच्छे से अगर करते हैं ना तो आपको इसका फायदा प्रीलिम्स में भी मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये पूरा का पूरा एग्जाम को के प्रश्न पत्रों को डिकोड करके मैं यहाँ पर आप लोगों को सरल रूप में बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट अभी शुरुआती दौर पर तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि सब्जेक्ट को कैसे टारगेट करना है तो आपके लिए आसान होगा इसको पढ़ना भी और इसको टारगेट करना भी। तो इससे आसानी से ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छे से समय दे दिया, इनके सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया, तो इसका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत अच्छा है। एक बार पढ़ने के बाद इसके प्रश्न गलत नहीं होते हैं क्योंकि इसका दायरा सीमित है। करंट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगातार आ रही हैं, लेकिन तब भी दायरा इसका सीमित है। अगर इस सब्जेक्ट को अच्छे से देखा जाए तो इससे लगभग इसका कन्वर्जन रेट 70 से 80% है। यानी 10 प्रश्न आए तो 7 से 8 बन जाएंगे अगर अच्छे से सब्जेक्ट को आप पढ़ कर गए। लेकिन बात वही है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो या स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ये बड़ा जरूरी है। और अगर आपने इस चीज को बहुत अच्छे से किया, जो इसमें डिमांड है सब्जेक्ट के पारंपरिक नॉलेज की, करंट अफेयर्स की, उससे आपको बड़ी राह आसान हो जाती है। मैं यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रैटेजी के तौर पे बताऊं तो विगत 2 वर्षों की मुख्य परीक्षा में सामान्यतः अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में भूगोल वाला जो पार्ट है वहां से पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन जब हम करते हैं तो एक बात सीधे तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि विश्व के भौतिक भूगोल, भारत के अपवाह तंत्र, उद्योगों की अवस्थिति, ऊर्जा संसाधन, ये सारी चीजें जलवायु परिवर्तन में कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। तो उनसे कोरिलेशन इनका आता है। ऊर्जा संसाधन, महासागरीय संसाधन, कृषि, अफ्रीकी महाद्वीप के संसाधन, प्लेट विवर्तनिक व भूकंप, ज्वालामुखी प्लेट विवर्तनिक एवं द्वीपों के निर्माण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा एल नीनो से संबंधित थे। वहीं पर्यावरणीय मुद्दों और आपदा प्रबंधन के प्रश्न पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, अवैध खनन, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में भूखलन और आपदा प्रबंधन से संबंधित थे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जब आप पर्यावरण पढ़ रहे होंगे तो भूगोल की कई अवधारणाओं को आपको इसके साथ जोड़ना होगा और आपदा प्रबंधन की भी अवधारणाओं को जोड़ना होगा। जब आप ये तीनों का एक ट्रायंगल अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से आंसर भी कर पाएंगे और आप एक दूसरे सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। आप इकलौता भूगोल पढ़ लें और सोचें कि पर्यावरण को इससे हम जोड़ेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। और अगर आप आपदा प्रबंधन पढ़ लें और पर्यावरण का उसमें आपको क्रक्स नहीं आता है, उनकी चीज़ें समझने नहीं आती और आप दोनों को समावेश नहीं कर पाते हैं तो मुश्किल होगा प्रश्नों के आंसर्स को भी लिखना और आपकी समझ को भी विकसित करना। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें दी गई हैं ये कहीं सिलेबस में नहीं दी हुई हैं। ये जब आप खुद पेपर लेकर बैठो 10 साल के और उसके बाद उनको सॉल्व करो, आपस में कोरिलेशन करो, तब जाकर आपको एक रिलेशन बिल्ड होता हुआ मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ समझाया है। थोड़ा सिलेबस को भी देख लीजिए, लिखा हुआ है संरक्षण करना है, पर्यावरण प्रदूषण क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल प्रोड्यूशन और डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, आपदा और आपदा प्रबंधन भी दिया हुआ है। तो आपदा और आपदा प्रबंधन का असर कहीं ना कहीं प्रकृति के ऊपर होता है और उसमें बहुत बड़ा रोल आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल डिसास्टर का हो गया है, जलवायु परिवर्तन का हो गया है। तो इसीलिए ये जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों को आपको साथ में लेकर कवर करना होगा। यहीं पर मैं आपको कुछ प्रश्न दिखा दे रहा हूं जैसे अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। तो देखिए, नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको कहा जाता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, हुआ 2021 में। उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा था कि सम्मेलन के नेताओं के शिखर सम्मेलन में शुरू की गई ग्रीन ग्रिड पहल का उद्देश्य बताओ। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पहली बार विचार कब आया था? 150 शब्द में उत्तर लिखने को ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है। एक प्रश्न आया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी किए गए पुनर्जीवित वैश्विक वायु गुणवत्ता निर्देश यानी एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करिए और 2005 में इसके अंतिम अद्यतन से ये कैसे भिन्न है? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में क्या बदलाव आवश्यक है? तो ये कई एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करना होगा, उसके बाद आंसर करना होगा कि भारत के जैसे शहर दिल्ली की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें, बिहार के कई क्षेत्रों की बात करें जहां AQI इतना खराब हो गया है कि भारत क्या प्रयास करे। जो WHO के मानक है उनकी तो पूरी धज्जियां उड़ा चुकी का है भारत के कई क्षेत्र। हालांकि दूसरे देशों में भी स्थिति खराब है लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं तो वो बेहतर होता है। तो ये प्रश्न ऐसे आए हुए हैं, लेकिन ये तब आप लोग सॉल्व कर पाएंगे जब आप पहले बेसिक्स पढ़ेंगे।
देखिए, मैं आप लोगों को बार बार कहूंगा, आप अपना पहले फाउंडेशन अच्छा मजबूत करिए, बेसिक्स मजबूत करिए। बेसिक्स के लिए ही ये क्लास मैंने आपको बताई है कि कैसे इसको टारगेट करना है। तो जो मैंने क्लास में आपको अभी बता रहा हूं, मैं इनको नोट भी करते जाइए और इसी वे में इस सब्जेक्ट को टारगेट करते जाइए। और साथ में करंट के, आप करंट आज पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे अब मैं आपको बोलूं कि COP 26 में क्या हुआ था या COP 28 की बैठक में क्या हुआ, तो ये बहुत आपके लिए फीजेबल नहीं होगा। जब आप पहले सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आसान हो जाता है। यहां मेरा बस उद्देश्य यह है कि आप थोड़ा सा प्रश्नों को देख पाएं कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि आप भी प्रश्न जाकर यूपीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन करें कि भाई क्या हुआ था इस सम्मेलन में, भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं क्या हैं। तो 26वें सत्र की बात है। वैसे COP की बैठकें लगातार होती रहती हैं और इसमें आपको लेटेस्ट COP से जुड़ी हुई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप जब पढ़ोगे ना क्लाइमेट चेंज, तो आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई 1995 से हर वर्ष एक सम्मेलन होता है जलवायु परिवर्तन को लेकर, और ये सम्मेलन UNFCCC या COP के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपको एग्जाम में। आपकी थ्योरी जितनी मजबूत होगी, आपकी स्ट्रैटेजी जितनी मजबूत होगी, इन चीज़ों का आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ मेरी तरफ से कुछ सजेशन हैं जो सिलेबस में नहीं दिए गए हैं। आप इस तरीके से अगर इनको डिकोड कर लेते हैं, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो एग्जाम में आपको आसानी होगी। एक मैगजीन मैंने आपको बताई डाउन टू अर्थ, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स ज़रूर नोट कर लीजिए कि जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो इन टॉपिक्स को पढ़े बिना ना जाएं। इनसे जुड़े हुए आप अगर इस साल का पेपर उठाकर देख लें, 2020 का पेपर उठाकर देख लें, 16 का उठाकर देख लें, जो मैंने टॉपिक्स यहां पर दिए हैं वहां से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। इसके अम्ब्रेला में ही आता होगा। यहाँ पे पारिस्थितिकी के टॉपिक को मैंने डिकोड किया है। पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत पढ़िए, पारिस्थितिक तंत्र, उनके घटक, दुनिया के बायोम, पारिस्थितिक उत्तराधिकार, सक्सेशन जिसको कहा जाता है, जैव विविधता, उसका संरक्षण कैसे किया जाए, हॉटस्पॉट क्या होते हैं, जैव विविधता के लिए खतरा क्या है, आक्रामक उपजातियां क्या होती हैं, पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण के उपाय में वायु प्रदूषण, उसका नियंत्रण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियोधर्मी, ध्वनि प्रदूषण, इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इसको कहते हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सतत विकास और पर्यावरणीय संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है, शमन और अनुकूलन रणनीतियां क्या क्या हैं, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संधियां क्या क्या हुई हैं और समझौते कौन कौन से हुए, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी होगी। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े हुए कानून, तो संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, पर्यावरण नीति और शासन क्या है, पर्यावरणीय नियम, उनका कार्यान्वयन, कैसे उनको इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है, एनजीटी, पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठन एनजीओ की क्या भूमिका है, जैसे IUCN, WWF, ये सारे एनजीओज हैं, इनको भी पढ़ना होता है। वर्तमान में जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, चाहे वो वन संरक्षण से जुड़े हों, वन्य जीव संरक्षण से हो, आर्द्र भूमियों से जुड़े हों, समुद्री संरक्षण से जुड़ा हुआ हो, सतत कृषि और ग्रामीण विकास से हो, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा से हो, सतत परिवहन से हो, शहरीकरण से हो, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स बता दिए हैं जो अपने लेवल पे आप कवर कर सकते हैं। हालांकि ये सारे सब्जेक्ट्स आपको हमारी तरफ से फाउंडेशन बैचेस में भी कवर कराए जाते हैं, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़कर भी इन बैचेस को कवर कर सकते हैं। ये आज लास्ट डेट है 10 जुलाई इस बैच में एनरोल होने की। मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको यूज़ करके आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे साथ क्लासेस को कवर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था वो आप लोगों तक पहुँची होगी। अगर आपको ये चीज़ समझने आई है तो मुझे एटलीस्ट कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि ये चीज़ आपको क्लियर है। और कोई दिक्कत आती है, ये मेरे हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।